हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, ठीक है। सो हाँ, क्या करें आज? सर, हाउ टू डिटरमाइन सेंट्रल एटम? यार, जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना नील, जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सेंट्रल एटम होता है। प्रियांश, बोलो क्या डाउट है? सर, CH4 में हाइड्रोजन होना चाहिए ना सेंट्रल एटम। देखो यस, क्या है, हाइड्रोजन जो है एक ही बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन जो है वो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो अगर वो सेंट्रल एटम हुआ तो फिर पॉसिबल नहीं है ना वो चीज। ओके, जो सेंट्रल एटम होता है उसके एक से ज्यादा बॉन्ड बनते हैं, बट हाइड्रोजन यस एक ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होता। प्रियांश, पहले ग्रुप पर मैसेज करो, ग्रुप पर मैसेज करो, तभी अनम्यूट करूंगा। बोलो। हाँ सर, मैं आपको पूछ रहा था सर, जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है ना जेड का, हाँ, उसमें जब भी हम लोग को क्वेश्चंस में कोई कोई पार्ट नेग्लेक्ट करना होता है, जैसे कभी हाई प्रेशर दिया है तो हम लोग रिपल्सिव फोर्सेस नहीं, हाँ हाई प्रेशर दिया है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लेक्ट करते हैं, वो सब हाई पार्ट एक प्रेशर बार। पे अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ हाँ, हाँ तो सर वो पार्ट एक बार क्विकली रिवाइज करवा दो ना हाई सर। प्रेशर पे अट्रैक्शन फोर्स नेगलेक्ट करते हैं। ये लास्ट लेक्चर हुआ है ना यार, लास्ट वीक हमने यही किया था शायद। सर शायद मैं लास्ट वीक नहीं हमने था यही तो किया था ना। लास्ट लेक्चर, मेरे को याद नहीं सर, मैं नहीं बैठा था। हाँ, लास्ट वीक यही हुआ है हमारा। तो लास्ट वीक का जो अपना ये वो है रिवीजन हाँ लेक्चर हुआ था आई थिंक लास्ट वीक गैसेस का। ठीक है, हाँ। तो लास्ट वीक वाला रिकॉर्डिंग देख लो। और सर एक और डाउट है ओके। सर, जब भी लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोलते हैं सर, तो उसमें बी को नेग्लेक्ट क्यों करते हैं? हाँ हाँ, हाँ, उसमें बी को नेग्लेक्ट क्यों करते हैं लार्ज क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अगर वॉल्यूम कंटेनर? ऑफ कंटेनर जाते, देखो हम हाँ, सुन, मेरी बात तो सुन पहले। जो हमारे पास बी है, बी आता है ड्यू टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हाँ बी को इसीलिए कंसिडर किया जा रहा था क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर छोटा लेते थे हम जनरली। ठीक है, अच्छा। लेकिन अगर हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बड़ा ले लेंगे, हाँ उसके कंपैरिजन में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके वॉल्यूम को क्या हाँ कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, अगर सर। कंटेनर बड़ा है ना, तो जो गैस हम्म। मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई वो अच्छा नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। ओके, ओके सर। बस और कुछ? हाँ तो नाउ दीप दीप क्या बोल रहा है, डाल्टन लॉ? प्लीज सर, डाल्टन लॉ में क्या है दीप? डाल्टन लॉ बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में एक से ज्यादा गैस है, मान लो 3 गैस है ए बी सी, तो तीनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर अगर हम ऐड करेंगे तो पार्शियल प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। दैट इज डाल्टन्स लॉ। ठीक है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज एल्जेब्रिक सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, तो ये होता है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। एंड ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर की हम वैसे अगर बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर जो है इट इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है?
मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो अगर ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो ए का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अगर तुम्हें बी का पार्शियल प्रेशर चाहिए देन इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, अगर सी का चाहिए सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर। क्लियर है क्या? सर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है वही सेंट्रल एटम होता है ना? यस नील, जनरली ऐसा ही है। जनरली ऐसा ही है, जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बना रहा होगा वही मतलब मेनली सेंट्रल एटम होगा। और बोलो। और बोलो क्या डाउट्स है, क्या करें? विंडोज टू जेई मेन एंड एडवांस लोना। सर कैन यू डिस्कस एक्सपर्टाइज अटेनर ऑफ गैस स्टेट? सर पेलोड के सम्स कराओ ना। क्या कराएं? आदित्य बोल रहा है विंडोज टू मेन एंड एडवांस लो। दीति बोल रही है सर एक्सपर्टाइज अटेनर करा दो। आदित्य भी बोल रहा है सर एक्सपर्टाइज। शुभम बोल रहा है सर पेलोड के सम्स कराओ ना। शुभम बोल रहा है सर सबने नहीं किया एक्सपर्टाइज। लो भाई, क्या करें फिर? किया क्यों नहीं? करो ना फिर। हाँ सर, यस दुबे भी बोल रहा है हाँ सर। तो कब करोगे? मेंस करवा दो। क्या करें फिर? विंडोज टू जेई मेन कराएं क्या? अरे वैसे विंडोज टू जेई मेन वगैरह का आई थिंक मैंने सेंड किया है ना लिंक तुम लोगों को। रिकॉर्डिंग सेंड किया ना? हाँ तो रिकॉर्डिंग सेंड किया ना, फिर वो देख लो। और कुछ कर लेते हैं ना। विंडोज टू जेई मेन एंड एडवांस का रिकॉर्डिंग आई थिंक सेंड किया हुआ है, तो वो देख लो। अगर उसके अलावा कुछ मतलब मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन उसमें डिस्कस नहीं हुए हैं, तो अगर जो क्वेश्चन डिस्कस नहीं है उनमें डाउट है तो वो कर लेते हैं। सर एक्सपर्टाइज भी करा दो, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो एक्सपर्टाइज कराएं क्या? एक्सपर्टाइज कराएं? तो कुछ क्वेश्चन सर ने कराए होंगे शायद। सर ने कुछ कितने क्वेश्चंस कराए हैं? एक करा है। एक और दो? ओनली 21st? ओनली लास्ट वन? 23rd या 21st? यस 21। 21st लास्ट वन है, ओके। तो एक्सपर्टाइज अटेनर में स्टार्ट करें फिर एक्सपर्टाइज। 21st करा दे, उसके अलावा बाकी सम करा देते हैं फिर। स्टार्ट करें क्या? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो
तो एक्सपर्टाइज अटेनर में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? A vessel contains 10 gram I2 and N2 at, अच्छा इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम था, देखते हैं, कुछ तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. सो एक वेसल कंटेन्स 10 ग्राम I2, आई थिंक I2 का अमाउंट है एंड N2 का अमाउंट हमें नहीं पता है. 10 ग्राम I2 है एंड N2 जो है उसका आई थिंक अमाउंट पता नहीं. क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें. N2 है. नाउ N2 ऑब्वियसली गैस है, I2 सॉलिड है. एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm एट 25 डिग्री. तो प्रेशर कितना है? प्रेशर है 10 atm and obviously temperature is 25 degree. Now the volume of the vessel is 1 liter. Volume is 1 liter. If this vessel is connected to a 40 liter empty vessel, the temperature of the first vessel is increased to 250 degree and the second to 200 degree. Calculate the final pressure in vessel. Okay. तो इनिशियली हमारे पास अगर यहां से देखेंगे, सो I2 तो ऑब्वियसली सॉलिड है. हाँ, जैसा मैं बता रहा था वही चीज है. ये जो 10 ग्राम है ये I2 का ही होगा मोस्टली. ठीक है. तो अब देखो प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता, वॉल्यूम पता है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे क्या? N2 का, N2 इज गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या हो जाएगा? PV by RT. प्रेशर इज 10, वॉल्यूम इज 1 लीटर. गड़बड़ ये था कि वो I2 का अमाउंट दिया था 10, N2 का उसमें कुछ नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन से ऐसा लगेगा कि हमें 10 ग्राम I2 एंड N2 मिला के दिया है, बट ऐसा नहीं है वो. ओके. तो प्रेशर इज 10, वॉल्यूम इज 1, डिवाइड बाय RT. तो R की वैल्यू 0.0821 ले लेते हैं, या 1/12, एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री मींस 298. सो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आ गया 0.408. ठीक है. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2. तो अब इसको कनेक्ट किया है 40 लीटर के वेसल से. ठीक है. ये हमारे पास 1 लीटर का वेसल था, अब इसको कनेक्ट किससे कर दिया? 40 लीटर के वेसल से. तो ये 1 लीटर का है एंड इसको कनेक्ट कर दिया 40 लीटर वाले से. ओके. दिस इज 1 लीटर एंड दिस इज 40 लीटर. इसके अलावा फर्स्ट वाले का जो टेम्परेचर है वो रहा 250 डिग्री एंड सेकंड वाले का जो टेम्परेचर है वो है 200 डिग्री. ठीक है. कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर इन वेसल. तो यार अब हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि आयोडीन का टेम्परेचर क्या है. आयोडीन मतलब आयोडीन किस टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होगा, वो आइडिया होना, मतलब पता होना चाहिए. तो उसको नेट पे सर्च कर लेते हैं. ठीक है. देना चाहिए था वैसे क्वेश्चन में. तो सब्लिमेशन टेम्परेचर ऑफ आयोडीन इज 113 आई थिंक. किसी को मिला क्या सब्लिमेशन टेम्परेचर ऑफ आयोडीन?
ये क्वेश्चन में देना चाहिए था, दिया नहीं है। 184.3 है क्या? पक्का 184.3 है? चलो लेके चलते हैं। तो सब्लिमेशन टेम्परेचर ऑफ I2 इज 184.3। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली 200 डिग्री है हमारे पास और 250 डिग्री है, तो ऑब्वियसली उस टेम्परेचर पर क्या है, आयोडीन जो है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें? आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब हमारे पास नाइट्रोजन भी गैस है और I2 भी गैस है, दोनों गैस रहेंगे। ठीक है, 113.7 जो है वो दूसरा टेम्परेचर है यार कुछ। 113.7 जो है ना वो कुछ अलग है। When the temperature gets to 113.7, the temperature stop rises as the added heat is used to melt solid iodine. When the melting is complete, the temperature resumes its rise until it gets 184.3 degree and the liquid begins to evaporate. ऐसा कुछ है। ठीक है, सो लिक्विड इवेपोरेट कब हो रहा है? 184.3 पर हो रहा है। निसीम, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपर्टाइज अटेनर। एक्सपर्टाइज अटेनर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 113.7 एंड मेल्टिंग पॉइंट दिया 184.4। ठीक है, सो ऑब्वियसली वो 200 डिग्री पर क्या रहेगा? गैस रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। सो ठीक है, सो तो इफ T is greater than 184.3 degree, then I2 is गैस। ठीक है, तो आयोडीन क्या होगा? गैस होगा। तो अभी हमारे पास मतलब गैस आ गया है। तो 10 ग्राम I2 था। I2 कितना था? 10 ग्राम था ना। तो कितने मोल्स होंगे? 10 डिवाइड बाय 127 होता है इसका, तो 254। कितने मोल्स होंगे? तो ये I2 के मोल्स हो गए। ठीक है, तो ये कुछ आता है हमारे पास 0.039। ठीक है, ये I2 के मोल्स आ रहे हैं एंड N2 के मोल्स इतने आए थे। ओके, ये I2 के मोल्स है। तो N टोटल कितना हुआ? N टोटल हमारे पास हो गया 0.039 प्लस 0.408 0.447। ठीक है, दिस इज N टोटल। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, नाउ अब देखो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है ये दोनों कंटेनर में मिला के होंगे। तो मान लो फर्स्ट वाले कंटेनर में N1 मोल है और सेकंड वाले कंटेनर में मान लो N2 मोल्स है। ठीक है, फर्स्ट वाले कंटेनर में N1 मोल्स है, सेकंड वाले कंटेनर में N2 मोल्स है। तो N1 प्लस N2 क्या होगा? N1 प्लस N2 क्या होगा? जितना पहले था, टोटल मोल्स मिला के वही होंगे। क्या? 0.447 है ना, दोनों गैस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो 0.447 इतने मोल्स हमारे पास होंगे दोनों मिला के गैस के। एंड इसके अलावा अब N1 और N2 में एक रिलेशन तो ये आ गया 0.447। इसके अलावा दूसरा रिलेशन यहां पर देखो क्या आएगा। अगर हम यहां पर बात करेंगे दोनों कंटेनर की, तो दोनों कंटेनर में प्रेशर सेम ही होगा ना। ओके, सो PV इक्वल टू NRT अगर हम यहां पर अप्लाई करते हैं ऑन 1 एंड 2। ठीक है, तो PV इक्वल टू NRT ऑन 1 एंड 2 अप्लाई करते हैं तो P क्या है? कांस्टेंट है ना, दोनों का P सेम है। ओके,
तो P सेम है, तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, V बाय NT जो है वो कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि V बाय NT इज नथिंग बट N बाय P, सॉरी R बाय P। ओके, सो R भी कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट है, तो R बाय P जो है वो कांस्टेंट आएगा। तो यहां से क्या हो गया, V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 T2। तो यहां से N1 और N2 में एक रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आएगा वो? तो V1 इज 1 डिवाइड बाय N1 इंटू T1 कितना है, फर्स्ट वाले का टेम्परेचर कितना है, फर्स्ट वाले का टेम्परेचर 250 डिग्री, मतलब 250 डिग्री मतलब कितना केल्विन हुआ, 523 केल्विन। ओके, सो इंटू 523 केल्विन इज इक्वल टू V2 कितना है, 40 लीटर है ना, तो 40 लीटर है, तो V2 डिवाइड बाय N2 T2 मतलब सेकंड वाले का टेम्परेचर कितना, 200 डिग्री। सो 200 डिग्री मतलब कितना हो गया, 473 केल्विन। ओके, सो N2 और N1 में यहां पर रिलेशन क्या आया, N2 इज इक्वल टू 40 इंटू 523 डिवाइड बाय 473 इंटू N1। ओके, दिस इज N2 इन टर्म्स ऑफ N1। तो N2 और N1 की वैल्यू मिल गई, मतलब उसमें रिलेशन मिल गया। इसके अलावा N1 प्लस N2 पता है। ओके, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो N1 और N2 का वैल्यू आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जीरो, दोनों का वैल्यू मिला के कितना 0.447 है। तो N1 प्लस N2 मतलब दिस, अच्छा ये वैल्यू क्या एक बार देख लेते हैं। सो दिस वैल्यू इज 40 इंटू 523 डिवाइड बाय 473, सो दिस इज 44.22 या 23 कर देते हैं। सो 44.23 N1, दिस इज N2 ना बेसिकली, ठीक है, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू होना चाहिए 447, 0.447। तो यहां से N1 की वैल्यू क्या आएगी, तो दिस इज 0.447 डिवाइड बाय 45.23। ठीक है, जैसे ऑब्वियसली एक्सपर्टाइज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें कैलकुलेशन काफी लेंथी होगी, तो इसलिए एक्सपर्टाइज बोला भी जाता है कि एंड में किया करो। ओके, एक्सपर्टाइज अटेनर जो है वो एंड में करना चाहिए। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.0098। ओके, दिस इज N1। तो N1 की वैल्यू मिल गई हमें मतलब फर्स्ट वाले कंटेनर में कितने मोल से वो पता चल गया। ओके, इसमें कितने मोल से वो पता चल गया। अब इसका अब ऑब्वियसली प्रेशर पता चल जाएगा। कैसे भाई, तो प्रेशर ऐसे पता चलेगा कि पहले हमारे पास, ठीक है, अब इनिशियल एंड फाइनल के बीच में लगाएंगे। सो अब P इक्वल टू NRT हम लगाएंगे ऑन इनिशियल 1 एंड फाइनल 1 के बीच में। ठीक है, फर्स्ट कंटेनर पे लगा रहे हैं P इक्वल टू NRT, इनिशियली क्या था और फाइनली क्या था उसके ऊपर। तो देखो इनिशियली और फाइनली अगर हम देखेंगे तो क्या कांस्टेंट रहा, V कांस्टेंट है, बाकी सब चेंज हुआ है ना। ओके, इनिशियली भी ऑब्वियसली फर्स्ट वाले कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर था, और बाद में जब हमने सेकंड कंटेनर से कनेक्ट कर दिया तब भी उसका वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है। तो बस V कांस्टेंट है, बाकी सब चेंज हुआ है। तो बाकी सब चेंज हुआ है तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, V कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से P बाय NT जो है वो कांस्टेंट आएगा। ओके, एंड P बाय NT कांस्टेंट आएगा तो प्रेशर कितना था इनिशियली 1, प्रेशर चलो इसको नेक्स्ट उसमें लेते हैं। तो प्रेशर क्या था इनिशियली 1 था, प्रेशर इज इनिशियली 1 इंटू डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स क्या लेंगे बताओ, इनिशियली हमारे पास कौन सी गैस थी, इनिशियली जस्ट हमारे पास क्या थी, नाइट्रोजन गैस थी। तो इनिशियल मोल्स में हमें क्या लेना, 0.448, 0.408 था, 448 था, 0.408। ठीक है, P बाय NT इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस था, मींस 298। तो P बाय NT इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर, दैट इज जो हमें निकालना है
डिवाइड बाय एन। एन की वैल्यू क्या है बताओ, फर्स्ट वाले कंटेनर में कितने मोल्स हैं? ऑब्वियसली N1 मोल्स लिए ना अभी हमने, फर्स्ट वाले कंटेनर में N1 मोल्स लिए, और N1 की वैल्यू क्या आई? N1 की वैल्यू आई 0.0098। ओके, सो दिस इज 0.0098 इंटू टेम्परेचर कितना है? 250 डिग्री मतलब 523 केल्विन। सो यहां से प्रेशर क्या आएगा? तो इट इज 0.0098 इंटू 523 डिवाइड बाय 0.408 इंटू 298। ओके, ये प्रेशर आ जाएगा। ऑब्वियसली क्वेश्चंस एक्सपर्टाइज के बहुत कम हो पाएंगे क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत लेंथी जा रहा है। और 523 से मल्टीप्लाई किया, देन 0.408 एंड डिवाइड बाय 298 भी कर रहे हैं। सो प्रेशर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 0.0421 ATM। पीछे आंसर क्या दिया एक बार चेक करो तो, मे भी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, क्योंकि इतना सारा लेंथी क्वेश्चन था तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस काफी हैं। 0.425 दिया है क्या? जीरो 0.4254 दिया है। ओके, तो कहां ढूंढे यार कि कैलकुलेशन मिस्टेक किधर हुआ है? प्रोसीजर यही रहेगा, ठीक है, सॉल्व करने। देखो चेक करो कहीं पे कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या तुम्हें? I2 के 10 ग्राम हमने बोले, सो 10 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 10 बाय 254, 0.039 बराबर आया। एंड प्रेशर कितना दिया था इनिशियली? यार आदित्य, लेवल वाइज अगर हम देखें तो जेई लेवल से ज्यादा लेवल नहीं है, लेंथी है बस। ठीक है, लेवल जो है वो जेई लेवल का ही हम बोल सकते हैं, जेई एडवांस लेवल का बोल सकते हैं, बट क्वेश्चन का प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन लेंथी है। ठीक है, लेवल वाइज इतना हाई लेवल तो ज्यादा नहीं है इसका। लेंथी काफी है, डेटा जो है वो थोड़े वैसे सिंपल डेटा दिए जाएंगे एग्जाम में। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर डेटा जो है जनरली सिंपल वाले होंगे। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं फटाफट यार। 10 ATM दिया था। अच्छा, हमने रॉन्ग किया। इनिशियल प्रेशर हमने 10 नहीं लिया ना भाई, ये देखो 1 ले लिया। ओके, मिस्टेक मिल गई। ये क्या लेंगे, इसको हम लेंगे 10। तो जब इसको 10 लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। आ गया आंसर? आ गया ना आंसर? क्या आ रहा है? 0.421 आ गया ना? ठीक है, सो इनिशियल प्रेशर हमने यहां पर 1 ले लिया था, ये मिस्टेक कर दिया था। प्रेशर एक्चुअली क्या है? 10 ATM है। ओके, समझ आएगा सबको? क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, समझ में आया क्या क्या किया हमने? क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ऑब्वियसली आंसर थोड़ा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन हुआ होगा।
जब हमने इतना सारा ऑब्वियसली काफी लेंथी जा रही है चीजें, तो हो सकता है जो आंसर निकाला है उसने 0.0821 ना लेके 1/12 ले लिया हो। ओके, सो इसलिए आंसर थोड़ा सा डिफर करेगा। हमारा 0.421 आ रहा है, उनका 0.425 है ना, तो थोड़ा सा डिफर करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले क्या? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए कॉलम ऑफ एच जी ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ इज कंटेन्ड in the middle of narrow 1 meter long tube which is closed at both end। तो हमारे पास एक ट्यूब है, 1 मीटर का ट्यूब है और मिडिल में 10 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम है। ठीक है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। पूरा जो है 1 मीटर का है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का है पूरा। बोथ द हाफ्स ऑफ द ट्यूब कंटेन्ड एयर एट 76। ठीक है, तो इनिशियल जो प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। By what distance will the column of mercury be displaced if the tube is held vertically? ठीक है, ये कितना है? This is 45 and this is also 45। तो अगर इस ट्यूब को हम वर्टिकली रख दें, ठीक है, तो ट्यूब कितना डिस्प्लेस हुआ ये हमें निकालना है। तो ये ट्यूब नीचे आ गया कुछ ये अभी भी 10 है, इसका लेंथ हम ले लेते हैं x। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? इसका लेंथ हो जाएगा 90 माइनस x। ओके, इसके अलावा यहां पर प्रेशर अगर हमने ले लिया P, तो नीचे वाले में प्रेशर कितना होगा बताओ? अगर हम ऊपर प्रेशर ले लेते P सेंटीमीटर, तो नीचे वाले में प्रेशर कितना होगा? P प्लस 10 सेंटीमीटर होगा ही नहीं होगा? क्लियर है क्या सबको? ओके, सो मैं बोल रहा तो दिस इज ए एंड दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अभी जब रख रहे हैं दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, सो बेसिकली हमने इसको ऐसे ले लिया। ओके, चेंज कर दिया, वर्टिकली कर दिया, इधर से ऊपर उठाया और ऐसे कर दिया। तो ये वाला ऊपर वाले में प्रेशर अगर P है, तो नीचे वाले में प्रेशर कितना होगा? बीच में 10 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम आ रहा है, तो उसकी वजह से नीचे वाले पार्ट में कितना प्रेशर हो जाएगा? P प्लस 10। हमें पता है जब हॉरिजॉन्टली रखा होता है तो दोनों साइड प्रेशर क्या होता है? सेम होता है, और वो उन्होंने वैल्यू दी भी हुई है 76। नाउ ए बी पार्ट पर अगर हम लगाएंगे, ऑन ए बी पार्ट अगर हम लगाते हैं, तो ऑन ए बी पार्ट देखो क्या है? P1 L1 इक्वल टू P2 L2 होगा ही नहीं होगा? P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2, है ना, ये होता ही है। बॉयल्स लॉ लगाते हैं तो एरिया हमें पता है कांस्टेंट है, तो P1 L1 इक्वल टू P2 L2 आता है। व्हाट इज P1? व्हाट इज P1? इट इज 76। व्हाट इज L1? 45। व्हाट इज P2? P2 इज P, एंड व्हाट इज L2? L2 इज X। क्लियर है क्या? ठीक है, नाउ यहां से P क्या आ जाएगा? यहां से P आएगा 76 इंटू 45 डिवाइड बाय क्या हो गया? X हो गया। ओके, सो दिस इज P। अब दूसरे पार्ट पर अगर हम लगाएंगे ऑन CD, तो ऑन CD अगर लगाएंगे तो व्हाट इज P1? P1 इज वही सेम चीज रही, 76 इंटू 45 इज इक्वल टू, अभी क्या आ गया?
P+10 आ गया इंटू 90 - x आ गया। तो अभी हमें यहां पर क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है x की। ओके, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कैसे आएगी, x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? p को अगर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x आ जाएगा क्या? ये पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 76 इंटू 45 76 इंटू 45 इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू था P+10, बट P में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। सो पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी। तो P+10 में क्या आ गया, 76 इंटू 45 डिवाइड बाय x, सो दिस इज P+10। ठीक है, इंटू क्या है, इंटू है 90 - x। ओके, सो इंटू 90 - x। तो यहां से हमें x का वैल्यू निकालना है। यहां से किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू आ जाएगा क्या? x का वैल्यू आ गया तो पता चल जाएगा ना कितना सेंटीमीटर हुआ। कर लोगे क्या आगे? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3, in a space shuttle the CO2 output per astronaut has been estimated as 44 ग्राम पर आवर। ओके, तो पर एस्ट्रोनॉट का CO2 आउटपुट जो है वो है 44 ग्राम पर आवर। ऑब्वियसली दिस इज पर एस्ट्रोनॉट। An experimental catalytic converter reduces CO2 at a rate of 600 ml STP per minute into H2O। तो CO2 जो है वो H2O में कन्वर्ट किया जा रहा है, एंड इसका जो रेट है कन्वर्ट होने का वो क्या है, रेट है 600 ml पर मिनट। 600 ml पर मिनट। ठीक है, ऑब्वियसली ये है एट STP into H2O। Now what fraction of time would such a converter have to operate in order to keep the CO2 output of one astronaut? एक मिनट, क्या बोल रहा है? What fraction of time would such a converter have to operate in order to keep the CO2 output of one astronaut? क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहा है वो, फिर से पढ़ना पड़ेगा। व्हाट फ्रैक्शन in a space shuttle the CO2 output per astronaut has been estimated as 44 gram per hour। An experimental catalytic converter reduces CO2 at rate of 600 ml STP per minute into H2O। What fraction of time would such a converter have to operate in order to keep up the CO2 output of one astronaut? I think ये कुछ बोल रहा है कि कैटालिटिक कन्वर्टर का टाइम डिवाइड बाय CO2 आउटपुट का टाइम,
ऐसा कुछ पूछ रहा है, फ्रैक्शन की बात कर रहा है। फ्रैक्शन की बात कर रहा है ना। तो वही पूछ रहा होगा ये, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम वुड सच ए कन्वर्टर हैव टू ऑपरेट in order to keep up the CO2 output of one astronaut. तो आई थिंक कैटालिटिक कन्वर्टर का टाइम डिवाइड बाय CO2 आउटपुट वाला टाइम विल बी द आंसर। What fraction of time would such a converter have to operate in order to keep up okay, maybe ये okay, let's assume time as 1 hour। नहीं यार, एक क्वेश्चन का थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। What fraction of time would such a converter have to operate in order to keep the CO2 output of, चलो let's take 1 hour, ठीक है। तो assume time equal to 1 hour, तो 1 hour में उसने कितना ग्राम दिया, 44 ग्राम CO2। नाउ 44 ग्राम CO2 मतलब 1 मोल है ना। 1 मोल मतलब एसटीपी पे क्या ले लेते हैं उसको, 22.7 ले लेते हैं, ठीक है। तो 22.7 लीटर या 22700 ml। तो 22700 ml अगर हमने लिया तो एक मतलब 600 ml पर मिनट लगता है ना। तो 22700 के लिए टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टेकन बाय कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होगा, इट विल बी 22700 डिवाइड बाय 600, ओके, एंड दिस शुड बी इन मिनट। तो कितना आएगा ये, कितना टाइम आया, तो टाइम टेकन बाय कैटालिटिक कन्वर्टर कितना आ गया था, 22700 डिवाइड बाय 600, कितना मिनट आ रहा है, ऑब्वियसली दिस इज 227 बाय 6 मिनट। तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आवर कितना आएगा, 227 बाय 6 इंटू 60 आवर, ओके। हाँ, तो फ्रैक्शन आ गया ना, उसका आवर हमें पता था, ठीक है, उसका आवर हमें पता था ना, दिस इज 0.36 आवर। तो फ्रैक्शन कितना हो गया, फ्रैक्शन ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर fraction of time of catalytic converter will be 0.63 डिवाइड बाय 1 आवर उसका, तो आंसर क्या होगा, 0.63 होगा। क्या दिया आंसर, यही है, ओके। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा था, वो ये बोलना चाह रहा था कि कितना फ्रैक्शन टाइम जो है वो लेगा कैटालिटिक कन्वर्टर विद रिस्पेक्ट टू CO2 वाला, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.622, तो हाँ वही हो गया ना, हमने वो अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला है ना।
उन्होंने अच्छा 0.622 इसलिए क्योंकि उन्होंने 22.4 ले लिया होगा। जब तुम 22.4 लोगे ना, 22.4 लोगे तो 0.622 आता है, बट एसटीपी है तो एसटीपी पे 22.7 लीटर लेंगे ना। ओके, दैट्स व्हाई आंसर डिफर कर रहा है। आंसर की जिसने बनाई है उसने 22.4 लिया होगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a compound exists in gaseous state both as a manometer both as a monomer A and dimer A2। ठीक है, ए फॉर्म में भी वो गैसियस है और A2 फॉर्म में भी गैसियस है। नाउ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर इज 48। सो ए का मोलार मास क्या है? ए का मोलार मास है 48, तो ऑब्वियसली A2 का क्या होगा? A2 का मोलार मास होगा 96। ठीक है, the molecular weight of the monomer is this: in an experiment 96 gram of compound was confined in a vessel of volume 33.6 liter and heated to 273 degree. Calculate the pressure developed if the compound exists as dimer to the extent of 50% by weight. 50% by weight under these conditions. Okay, so 96 ग्राम अगर हम ले रहे हैं, a compound exists in the gaseous state both as monomer A and A2. The molecular weight of the monomer is this: in an experiment 96 gram of compound was confined in a vessel. बट वो कंपाउंड तो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इनिशियली किस फॉर्म में है? वो इनिशियली किस फॉर्म में है वो नहीं दिया ना यार। ठीक है, बट ऑब्वियसली इनिशियली ठीक है नहीं दिया है। ओके, नो प्रॉब्लम, इनिशियली नहीं दिया तो बाद में तो हमें पता ही है ना कि परसेंटेज बाय वेट कितना है, 50% है ना। तो बाद में तो हमें पता है कि यार ए और ए दोनों का वेट कितना होगा, मतलब 50% ये है बाय वेट और 50% ये है बाय वेट, है ना। तो बाद में तो परसेंटेज पता ही है, इनिशियली नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। तो ऑब्वियसली इसका कितना ग्राम होगा? 48 ग्राम होगा और इसका भी 48 ग्राम होगा, बिकॉज उन्होंने टोटल 9 मतलब वेट ऑफ कंपाउंड जो है वो चेंज तो होगा नहीं, वेट हमारे पास तो कंजर्व रहेगा ना। तो इनिशियली 96 ग्राम लिया तो फाइनली भी 96 होगा और दोनों का 50-50% है बाय वेट, तो दोनों का 48। अब इसके कितने मोल्स होंगे? इसके ऑब्वियसली 1 मोल हो गए एंड इसके कितने मोल्स होंगे? इसके 48 बाय 96, तो कितने मोल्स हो गए इसके? इसके 0.5 मोल हो गए। ठीक है, सो दोनों गैसेस स्टेट में है तो टोटल मोल्स कितने हो गए? एन टोटल विल बी 1.5 मोल। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें प्रेशर निकालना, तो इजी है, अब तो हो जाएगा। प्रेशर विल बी nRT by V, number of moles is 1.5 into 10 0.0821 is R into temperature is 273 डिग्री, मतलब 546 केल्विन डिवाइड बाय 33.6 लीटर। ओके, सो कितना आ रहा है? सो दिस इज 2। ओके, आंसर इज 2 ATM। करेक्ट है क्या? पीछे ही दिया है। ओके, ठीक है।
हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो a mixture of H2O vapor, CO2 and N2 was trapped in a glass apparatus with volume of 0.731 ml। तो H2O वेपर है, CO2 है एंड N2 है, तीनों है। ओके, द प्रेशर ऑफ द टोटल मिक्सचर वाज दिस। तो इनिशियली हमारे पास वॉल्यूम था 0.731 ml एंड प्रेशर था 1.74 mm ऑफ Hg। टेम्परेचर था 23 डिग्री। ऑब्वियसली ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 1000 कर लोगे। सो दिस इज लीटर एंड इसको mm ऑफ Hg को कन्वर्ट करोगे ATM में एंड इसको कन्वर्ट करोगे केल्विन में, तो कितना आएगा ये? 296 केल्विन। नाउ द सैंपल वाज ट्रांसफर्ड टू ए बल्ब इन कांटेक्ट विद ड्राई आइस। चलो पहले ये देख लेते हैं। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स टोटल जो है वो कितने आ गए? PV बाय RT। तो प्रेशर कितना है? 1.74 बाय 760 इंटू वॉल्यूम इज 0.731 बाय 1000 and R is 0.0821 and temperature is 296। प्रेशर ये सॉरी नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम आएंगे इसमें, नंबर ऑफ मोल्स तो काफी कम आने वाले हैं। देखते हैं 1.74 इंटू 0.731। ऑब्वियसली अभी तो जैसे ही हमें डेटा दिया उसके लिए तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर से ही किया जाएगा। मेरा वैल्यू तो काफी कम आ रहा है, इट इज 7 इंटू 10⁻⁻8 आ रहा है, यही है क्या? 7 इंटू 10⁻⁻8 मोल्स आ रहा है। ठीक है, नाउ अब देखो, द सैंपल वाज ट्रांसफर्ड टू ए बल्ब इन कांटेक्ट विद ड्राई आइस जिसका टेम्परेचर -75 डिग्री है, सो दैट H2O वेपर आर फ्रोजन आउट। ठीक है, तो जो भी H2O वेपर था वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। जब हम इसको किस में लेंगे? बल्ब में लेंगे तो। ओके, तो जब बल्ब में लेंगे तो जितना भी H2 है सारा आइस बन जाएगा। तो बचेगा क्या? CO2 गैस एंड N2 बचेगा। When the sample return to the normal value of temperature and pressure, sorry, normal value of temperature, pressure was 1.32 mm. The sample was then transferred to a bulb। अच्छा, वापस हम पहले वाली कंडीशंस पे आए, तो वापस पहले वाली कंडीशंस पे आए तो अभी देखो ये जो पहले वाला एंड टोटल है, व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। ठीक है, ये था अपने पास ये वाला। वापस अब पहले वाली कंडीशंस पे गए तो प्रेशर डिफरेंट आ गया। तो अभी H2O जो है कन्वर्ट हो चुका है किसमें? H2O आइस में कन्वर्ट हो चुका है। तो जस्ट हमारे पास बचा है CO2 एंड N2। ठीक है, तो CO2 और N2 जो है वही बचा है हमारे पास। तो व्हाट इज CO प्रेशर कितना है? 1.32। सो 1.32 इंटू 0.0731 डिवाइड बाय सब कुछ वही करेंगे। कंडीशंस वापस पहले वाली ली गई है। ओके, सो प्रेशर ये आया। तो अभी देखो दोनों के मोल्स मिला के क्या होंगे?
ये आ रहा है कुछ 5.22 इंटू 10⁻⁻8 आ रहा है। यही आ रहा है क्या? एक मिनट, 0.522 आ रहा है सर। कुछ मिस्टेक किया था कि पहले वाले में एक बार चेक कर लेते हैं। ओ सॉरी, 0. ये रॉन्ग कर दिया। हाँ, सो 5.22 इंटू 10⁻⁻8 आया शायद। ओके, तो CO2 और N2 का हमारे पास आ गया। तो यहां से हमें ऑब्वियसली ऊपर वाले और इसका डिफरेंस से क्या मिल जाएगा? H2 के मोल्स मिल गए। ठीक है, और क्या दिया है? नाउ द सैंपल वाज देन ट्रांसफर्ड टू ए बल्ब इन कांटेक्ट विद लिक्विड नाइट्रोजन टू फ्रीज आउट CO2। बाद में किसके साथ लेके गए? लिक्विड नाइट्रोजन के साथ। तो उससे क्या हुआ? CO2 फ्रीज हो गया। तो CO2 फ्रीज हो गया तो जस्ट हमारे पास क्या बचा? N2 बचा। तो N2 जो है उसको वापस हम नॉर्मल कंडीशंस पे लाए तो 0.53 mm आ रहा है। तो हो गया, देखो सबका मिल गया ना। वापस अभी हम किस पे आएंगे? पहले वाली कंडीशंस पे आएंगे। तो अभी बस नाइट्रोजन बचेगा, उसके अलावा बाकी सब क्या है? कन्वर्ट हो गया गैस में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? 0.53 इंटू वॉल्यूम इज 0.731 डिवाइड बाय 760,000 एंड 0.0821। इसके अलावा 296। सो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आए? सो 0.53 इंटू 0.731 डिवाइड बाय 760 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 0.0821 एंड डिवाइड बाय 296। सो ये आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁻8। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ये आया। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड नाइट्रोजन क्या है? 5.22 इंटू 10⁻⁸ है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आया 3.22 इंटू 10⁻⁸। व्हाट अबाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O वेपर? तो तीनों का मिला के कितना था? तीनों का मिला के 7 इंटू 10⁻⁸ था। ओके, तो कितना बचा? ये 1.78 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, सो ये हमारे पास तीनों के मोल्स आ गए। यही है क्या? ठीक है, now आगे चलते हैं। बोलो। सर जब उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाला CO2 को फ्रीज करने के लिए, तो नाइट्रोजन भी लिक्विडाइज नहीं होगा? क्वेश्चन में क्या दिया उसके हिसाब से चलो ना। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में ये दिया है कि अपन जब CO2 ड्राई आइस के साथ ले रहे हैं। यस। ठीक है, ड्राई आइस के साथ ले रहे हैं। तो ड्राई आइस किसको फ्रीज कर रहा है? ड्राई आइस H2 को फ्रीज कर रहा है। यस। ओके, एंड जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो CO2 को फ्रीज कर रहा है। यस सर, ओके। उन्होंने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है ना वो। यस। और सर इसको पीछे से भी अप्रोच कर सकते थे ना, कि लास्ट में खाली N2 हाँ बचा है हाँ, तो पहले बिल्कुल N2 का बिल्कुल निकाल लिया। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। A 50-liter vessel is equally divided into 3 parts with the help of 2 stationary semi-permeable membrane। तो हमारे पास इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, SPM।
टोटल वॉल्यूम 50 था, so obviously this is 50 by 3 liter, this is 50 by 3 liter, and this is also 50 by 3 liter. The vessel contain 60 gram H2 gas in the left chamber. तो लेफ्ट वाले में क्या है, 60 ग्राम H2 गैस है, मतलब कितने मोल्स हैं, 30 मोल्स. ठीक है, 30 मोल्स ऑफ H2 है हमारे पास. तो 30 मोल H2 है. इसके अलावा 160 ग्राम O2 इन मिडल. तो 160 ग्राम O2 है, और मतलब कितने मोल्स हो गए, 5 मोल्स हो गए ना. ठीक है, बीच वाले में 160 ग्राम O2 है. इसके अलावा राइट हैंड साइड वाले में 140 ग्राम N2 है. तो 140 कितना हुआ, वो भी 5 हुआ ना, डिवाइड बाय 28 करेंगे. ठीक है, सो ये आया. क्लियर है सभी को ये. नाउ द लेफ्ट SPM अलाउज ट्रांसफर ऑफ H2 गैस ओनली. तो लेफ्ट वाला जो है वो H2 गैस का ट्रांसफर अलाउ कर रहा है, while the right one allows the transfer of both N2 and H2. तो देखो H2 जो है फाइनली वो तीनों में रहेगा कि नहीं रहेगा, फाइनली अगर हम यहां पर देखेंगे, देखो दोनों के बीच में H2 जा सकता है, दोनों के बीच में क्या जा सकता है, H2 जा सकता है. इसके अलावा इन दोनों के बीच में क्या जा सकता है, इन दोनों के बीच में H2 एंड N2 जा सकता है. ठीक है, तो अगर हम यहां पर फाइनल वाला बना के देखें, तो फाइनल वाले में देखो क्या होगा, फाइनल वाले में ऐसा है कि इसमें H2 होगा. ओके, इसमें O2 एंड H2 होगा एंड N2 होगा. इसके अलावा इसमें H2 एंड N2 होगा. यही है क्या, यही होना चाहिए ना. लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है उसमें H2 का भी H2 ट्रांसफर करेगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों में H2 हुआ. इसके अलावा राइट हैंड साइड वाला जो मतलब सेकंड वाला जो SPM है उसके थ्रू दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं, H2 भी और N2 भी. ओके, तो अभी कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो है, देखो वॉल्यूम सबका एक सेम है ना, वॉल्यूम सबका सेम, टेम्परेचर सबका सेम. ओके, वॉल्यूम जो है V एंड T जो है वो क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं. तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा बताओ, प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो प्रेशर का जो रेशियो है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो है वही प्रेशर का रेशियो हो जाएगा. तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या होगा बताओ. तो हमारे पास H2 जो है तीनों कंटेनर में रहेगा, H2 जो है वो तीनों कंटेनर में रहेगा. ओके, तो H2 के हर एक कंटेनर में कितने मोल्स हो गए, तो H2 जो है उसके हमारे पास 10 मोल्स हो गए.
ठीक है। इसके अलावा N2 जो है, N2 राइट वाले और लेफ्ट वाले, मतलब ये दोनों में N2 रहेगा, तो N2 के टोटल 5 मोल्स थे, तो 2.5 मोल्स ऑफ N2 इन सेकेंड एंड थर्ड। ओके, एंड ऑब्वियसली O2 तो बीच वाले में ही रहेगा। तो क्या आएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स इन फर्स्ट कंटेनर क्या होगा? N1 क्या होगा? 10। N2 क्या होगा? N2 क्या आएगा हमारे पास? 10 मोल्स ऑफ H2 प्लस O2 के कितने? 5 मोल्स। O2 के कितने आ गए? 5 मोल्स आ गए। एंड N2 के 2.5 मोल्स। तो कितना हो गया ये? दिस इज 17.5। व्हाट अबाउट N3? थर्ड वाले में क्या रहेगा? तो थर्ड वाले में 10 मोल्स इसके हो गए एंड 2.5 मोल्स किसके हो गए? N2 के। सो ये आ गया 12.5। सो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो? इट इज 10:17.5 to 12.5। तो क्या है रेशियो? किससे कैंसिल आउट करें? 2.5 से ना। सो 2.5 से करेंगे तो ये 4 टाइम्स, ये कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स, एंड ये 5 टाइम्स। ओके, सो 4:7:5, एंड यही जो है प्रेशर का भी रेशियो हो जाएगा, P1:P2:P3 विल बी 4:7:5। ठीक है। अच्छा, किसी कोई अभी पूछ रहा था, मैं वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था इसलिए मैंने बताया नहीं कि सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों होगा? सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों होगा? तो यार ऐसा है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाई वाले से लो साइड जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होता है और वो हाई साइड से लो साइड होता है। तो जब तक हमारे पास सेम नहीं आ जाता तब तक वो ट्रांसफर चलता ही रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो जब तक, अब H2 के जैसे हमारे पास कितने मोल्स हैं? H2 के टोटल 30 मोल्स हैं। तो जब अगर इन दोनों में अगर ट्रांसफर हो रहा होता तो दोनों में जब तक 15-15 नहीं आ जाते तब तक ट्रांसफर चलता रहता है एसपीएम के थ्रू। ओके, सिमिलरली N2 जो है, अब ऑब्वियसली यहां पर तो 3 में है तो तीनों में फिर इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा। सिमिलरली N2 जो है उसका इन दोनों के बीच में ट्रांसफर होगा, तो 5 मोल्स ऑफ N2 जो है वो ऑब्वियसली दोनों में क्या होंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जब तक ये दोनों में 2.5 नहीं आ जाएगा तब तक N2 का ट्रांसफर चलता रहेगा। इसमें भी 2.5 आना चाहिए, इसमें भी 2.5। ओके, सो एसपीएम में वो चीज होती है, हाई, हम बोलते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन साइड जाता है एसपीएम में, एसपीएम के थ्रू मॉलिक्यूल। ओके, एक्चुअल में तो वो होता था कि ये एसपीएम जो है इसको हम यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर वाले पार्ट में, तो वहां पर हम सॉल्वेंट वगैरह की बात करते हैं कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो है वो होता है हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट साइड, बट यहाँ पर सॉल्वेंट की बात ना करके हम किसी गैस की बात कर रहे हैं। ओके, और उसने बताया कि वो गैस का फ्लो, मतलब कौन सी गैस फ्लो कर सकते हैं किस एसपीएम के थ्रू, वो बता ही रहा है। ओके, क्लियर है सभी को? तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, a closed vertical cylinder is divided into two parts by frictionless piston। तो एक सिलेंडर है, क्लोज्ड वर्टिकल सिलेंडर है,
is divided into two parts by frictionless piston. Each contains, तो एक piston है, each contains 1 mole of air, तो इसमें 1 mole of air है और इसमें भी 1 mole of air है, दोनों का टेम्परेचर, अच्छा 1 mole of air at 27 degree, the volume of the upper part is 4 times, okay, so not volume is not same, the volume of upper part is 4 times then that of the lower part. तो अगर नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम V है तो ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम क्या है 4V है, बट ऑब्वियसली मोल्स दोनों में सेम है. Now calculate the temperature when the volume of the upper part will be 3 times of, मतलब ये कब है, जब टेम्परेचर क्या है, ये है जब टेम्परेचर 27 डिग्री है, या हम बोल सकते हैं 300 केल्विन है. ओके, हमें ऑब्वियसली ये क्या है, बीच में पिस्टन है, तो पिस्टन क्या कर सकता है, वॉल्यूम जो है वो चेंज कर सकता है. ओके, मतलब उसकी वजह से ऊपर नीचे जा सकता है, पिस्टन की वजह से. मतलब ये पिस्टन ऊपर गया तो ऊपर वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नीचे वाले का बढ़ जाएगा. तो हमें ऐसा टेम्परेचर निकालना है जिस पर वॉल्यूम जो है, ठीक है, इसको हम ऐसा ले लेते हैं, ये V1 है, ठीक है, एंड हमें ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिस पर ऊपर वाले का जो वॉल्यूम है, कहाँ गया, एक मिनट, यस, सो कैलकुलेट द टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द अपर पार्ट इज 3 टाइम्स देन ऑफ द लोअर पार्ट. मतलब नीचे वाले का वॉल्यूम अगर हम V2 लेंगे तो ऊपर वाले का वॉल्यूम जो है वो क्या होना चाहिए, 3V2. ओके, सो ऑब्वियसली टोटल यहाँ पर जो टेम्परेचर वो हमें निकालना है, एंड V1 और V2 में क्या रिलेशन है, सो V1 और V2 में ये रिलेशन है कि 4V1 प्लस V, दैट इज 5V1, इट शुड बी इक्वल टू 3V2 प्लस V2 मीन्स 4V2. तो 5V1 इज इक्वल टू 4V2, ये रिलेशन है V1 और V2 के बीच में, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो वही है, टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास है कंटेनर का वो चेंज थोड़ी होगा, वो तो वही रहेगा. ठीक है, तो अभी हमें वो टेम्परेचर निकालना है जिस पर ये होगा. तो नाउ कैसे करेंगे, तो अच्छा मोल्स ऑब्वियसली चेंज नहीं होंगे. मोल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी भी ऊपर वाले में 1 मोल गैस है, नीचे वाले में भी 1 मोल गैस है. ओके, तो मोल्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, मोल्स अपने पास वही रहेंगे जितने पहले थे. तो कैसे करेंगे, प्रेशर मेजर कर सकते हैं क्या, देखो यहां पर क्या है, ये जो पिस्टन है ना, पिस्टन जो है ना भाई, उसका भी प्रेशर है कुछ ना कुछ. ओके, मेन जो यहाँ पर जो है वो पिस्टन का प्रेशर जो है वो एक्स्ट्रा है. मान लो हम यहाँ पर ऐसे बोल देते हैं यार कि ये जो गैस है इसका नीचे प्रेशर लग रहा है, मान लो ये प्रेशर मान लो P2 है, ठीक है, और पिस्टन का प्रेशर मान लो P0 है, तो इधर भी प्रेशर ऑफ पिस्टन P0 ही होगा. ठीक है, दिस इज पिस्टन का प्रेशर, एंड नीचे से जो हमारे पास गैस है वो प्रेशर लगा रहा है P1, और अब यहां पर अगर हम देखेंगे P1 P2 ये हो गया, तो इधर हम ले लेते हैं कि ये वाला गैस जो है प्रेशर लगा रहा है P3, और ये जो नीचे वाली गैस है प्रेशर लगा रही है P4. ठीक है, सो रिलेशन क्या होगा, तो यहां पर P2 प्लस P0 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 होगा, क्योंकि तभी एक जगह पर वो रुका हुआ है. ओके, नीचे जो फोर्स लग रहा है, सॉरी नीचे जो प्रेशर लग रहा है और ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो अगर सेम है तो एक पर्टिकुलर जगह पे रुका हुआ है ना. अगर ऊपर वाला प्रेशर जो है नीचे वाले प्रेशर से ज्यादा होता, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है ये वाला प्रेशर
अगर वो नीचे वाले प्रेशर से ज्यादा होता तो और नीचे आ जाता ना वो, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रुका हुआ है वो, इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन है, या हम बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड प्रेशर इक्वल टू अपवर्ड प्रेशर है, या डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स है। ओके, सो P2 प्लस P नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, P होगा, ठीक है। सो यहां से अगर हम P नॉट की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, इट इज P1 माइनस P2, एंड यहां से देखो, यहां से क्या होगा, P3 प्लस P नॉट, ठीक है। यहां पर बस इंपॉर्टेंट ये था कि ये P नॉट वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। पिस्टन का भी प्रेशर होगा कुछ ना कुछ, ओके। पिस्टन भी जो है वो ऑब्वियसली, पिस्टन का प्रेशर क्या होगा भाई, यार पिस्टन का मास है ना, पिस्टन का मास है कि नहीं कुछ ना कुछ, तो पिस्टन का मास है तो ग्रेविटी की वजह से उसका नीचे प्रेशर लगेगा ही नहीं लगेगा, लगेगा ना, तो वो वाला प्रेशर आ रहा है, तो वो पिस्टन का प्रेशर मान लो P नॉट है। सो P3 प्लस P नॉट इज इक्वल टू क्या करेंगे यहां पर, ऑब्वियसली डाउनवर्ड प्रेशर हो गया P3 प्लस P नॉट, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, नीचे वाली गैस ऊपर वाली गैस पे प्रेशर कितना लगा रहा है, P4 लगा रहा है, तो दिस शुड बी इक्वल टू P4। सो यहां से P नॉट क्या आया, यहां से P नॉट आया P4 माइनस P3, क्लियर है, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हैं हम, है ना, तो यहां से क्या आएगा, ये व्हाट इज P1, ऊपर वाले में प्रेशर कितना, सॉरी व्हाट इज P1, तो नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर कैसे निकालते हैं, प्रेशर कैसे निकालते हैं, प्रेशर निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, RT है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज 1 इंटू R इंटू T, व्हाट इज T, T इज 300 बाय V1, सॉरी वॉल्यूम। सो इसका वॉल्यूम क्या है, P1 वाले का वॉल्यूम क्या है, P1 वाले का वॉल्यूम है V1, ओके। सो बाय V1 माइनस P2 कितना है, P2 इज N इज 1 इंटू R इंटू टेम्परेचर ऑब्वियसली 300 ही है, डिवाइड बाय V, इसका वॉल्यूम क्या है, P2 वाले का वॉल्यूम क्या है, 4V1। सो क्या है ये, P नॉट कितना आ गया सॉल्व करके, P नॉट आ गया 4, आई थिंक P नॉट आ जाएगा 3 इंटू R इंटू 300 बाय 4V1, यही आएगा क्या, यहां से P नॉट यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है ना, 4 LCM 4 माइनस 1 3, हाँ यही आएगा आई थिंक, ठीक है। सो दिस इज P नॉट, ये इससे आया। अब सेकंड वाले से P नॉट क्या आएगा, सेकंड वाले से अगर हम P नॉट निकालेंगे तो क्या आएगा, सो सेकंड वाला इसे P नॉट क्या है, P क्या आया था ये, दिस वाज P4 माइनस P3, सो P4 माइनस P3, व्हाट इज P4, सो P4 मतलब नीचे वाला ना, सो नंबर ऑफ मोल्स 1 है इंटू, अच्छा अभी हमें टेम्परेचर नहीं पता है, ओके, अभी हमें टेम्परेचर नहीं पता है। सो P4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू R इंटू टेम्परेचर को T रहने देते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, P4 नीचे वाले का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज V2, वी हैव टेकन वॉल्यूम एज V2, सो डिवाइड बाय V2 माइनस, यहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू R इंटू टेम्परेचर इज T, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना लिया अभी, ऊपर वाले का वॉल्यूम क्या है, ऊपर वाले का वॉल्यूम है 3V2, ओके। सो ये क्या आया, यहां से P नॉट कितना आ गया, यहां से P नॉट आ गया आई थिंक 2RT बाय 3V2, यही आया ना। सो इधर से P नॉट ही आ रहा है, और यहां से P नॉट कितना आ रहा है, यहां से P नॉट ही आ रहा है, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दें। सो 3R इंटू 300, 3R इंटू 300 डिवाइड बाय 4V1 था शायद, 4V1 था ना, हाँ 4V1 इज इक्वल टू 2RT बाय 3V2। सो यहां से टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर इज ऑब्वियसली R से R कैंसिल आउट हो गया, सो टेम्परेचर आ रहा है 900 इंटू 3V2
डिवाइड बाय 900, 900 इंटू 3v2 डिवाइड बाय 8v1। ओके, यही आया ना। एंड v2 और v1 में भी रिलेशन हमें पता है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन v2 एंड v1। सो यहां से देखो v2 क्या आ जाएगा, एक मिनट, v2 बाय v1 है ना, यस v2 बाय v1 यहां से क्या हो गया, v2 बाय v1 इधर से हो गया 5/4 है ना, यस 5/4 हो गया, तो इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर इज 900 इंटू 3/8 इंटू 5/4। सो कितना आया ये, 900 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाय 32। सो ये आ रहा है 421.87588 ले लेते चलो। सो इतना केल्विन आ रहा है, चेक करो करेक्ट है क्या। फोर 421.88। ठीक है, सो इस टाइप से करेंगे। तो यहां पर मेन जो था वो पिस्टन वाला था। ओके, जो पिस्टन है वो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा है, तो वो मेन था। और ऑब्वियसली पिस्टन क्यों प्रेशर लगाया, बिकॉज ग्रेविटी की वजह से। आगे चलें। हो गया ना सबका, तो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो सॉल्व हो, कितना आधा घंटा बचा है, देखते हैं। सो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर इन विच प्रेशर, यार ये थोड़ा सा रिलेटेड हो गया एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स से। सो प्रेशर इज 1/8 to 1। अच्छा, V किधर है, V किधर है, V इनवर्सली है कि यार डायरेक्टली है, आई थिंक ये होगा ये। ठीक है, एक प्रोसेस हो रहा है उसमें, आई थिंक ऐसा होगा, स्लाइटली थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, उसमें प्रोसेस आएंगे। ऐसा ही होगा क्या यार, यही होगा मोस्टली। हाँ, थोड़ा स्पेसिफाई करना चाहिए था ढंग से। वेयर P is in ATM and V is in liter, if the process is operating from 1 ATM to final 10 ATM, no higher pressure achieved during the process। okay, 1 to 10 गया, ठीक है। Then what would be the maximum temperature obtained and at what instant will it occur in the process। okay, so हमारे पास 1 मोल गैस दिया है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, एंड देन व्हाट वुड बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्टेन्ड। सो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखेंगे। सो PV इज इक्वल टू nRT। सो PV इक्वल टू nRT से nRT बाय V हो गया ये, दैट इज 1.21 इंटू V। सो टेम्परेचर क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो टेम्परेचर आ गया 1/8.21 इंटू RT
एंड ऊपर हो गया वी स्क्वायर। सो डी टी बाय डी वी, एक मिनट अपॉन आर टी नहीं ना, यस यही आएगा। सो बट यहां पर एक यार, हम डी टी बाई डी वी अगर करते हैं, डी टी बाई डी वी अगर करें तो क्या आएगा, ये तो जीरो हो ही नहीं रहा है, तो मैक्सिमा कैसे मिलेगा? Oh, sorry, this is v square, not v, this is v square. So v square करने से t को विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफरेंशिएट किया आया, एंड इसको अगर हम यहां पर इक्वेट कर दें जीरो के, तो dt बाई डी वी इक्वल टू जीरो कब हो रहा है? जब v इक्वल टू जीरो है। dt बाई डी वी जो है नो हायर प्रेशर अचीव ड्यूरिंग द प्रोसेस। दूसरी चीज ये हो सकती है कि हम ये, इससे तो पॉसिबल लग नहीं रहा है, बिकॉज वॉल्यूम जीरो कर देंगे तो प्रेशर जीरो, तो वो चीज है नहीं। दूसरा चीज हम ये कर सकते हैं, बट रिलेशन जो है थोड़ा अजीब दिख रहा है। चलो दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि वॉल्यूम जो है उसको हम क्या लिख दें, वॉल्यूम को हम लिख दें एन, एन तो वन हो गया, इंटू आर टी अपॉन पी। ठीक है, सो यहां से टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू 8.21 डिवाइड बाय आर। तो पी स्क्वायर इंटू 8.21 डिवाइड बाय आर की वैल्यू 0.0821। सो ये क्या हो गया, दिस इज 100 इंटू पी स्क्वायर। एंड टेम्परेचर जो है मैक्सिमम कब होगा, टी इज मैक्सिमम, ऑब्वियसली यहां से एक तरह से टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर आ रहा है। सो टेम्परेचर इज मैक्सिमम व्हेन पी इज मैक्सिमम, एक तरह से ऐसे ही हो सकता है। तो क्या आ जाएगा, 100 इंटू पी स्क्वायर हो गया 10, सो उसका स्क्वायर, तो ये तो कितना हो गया भाई, ये तो काफी ज्यादा वैल्यू, बड़ी वैल्यू आ गई यार। यही आंसर है, आंसर यही दिया है क्या? मतलब ठीक है, आंसर आ गया ऐसे करके, बट मोर लॉजिकल तो यार वही होना चाहिए, डिफरेंशिएट करने वाला। ये तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा आया है, डिफरेंशिएट करके जीरो करने वाला ज्यादा करेक्ट होना चाहिए ना यार। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। प्रेशर पर लिमिट है तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्या? पता नहीं, मैं रूल्स भूल गया हूं थोड़े मैथ्स के। ऐसे होता है क्या? अगर प्रेशर का लिमिट दिया है तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे? ऐसे नहीं होता शायद, पता नहीं, याद नहीं है मुझे, मैथ्स काफी टाइम हो गया पढ़े हुए। बोलो। सर प्रेशर पर लिमिट्स है तो वॉल्यूम पर भी लिमिट्स आ जाएंगे ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम करेंगे तो आंसर में तो कुछ भी वॉल्यूम की कोई भी वैल्यू आएगी, लेकिन वॉल्यूम पे तो लिमिट्स आ गई ना प्रेशर के कारण। हाँ, वॉल्यूम पे लिमिट आ गई, बट उससे क्या मतलब, उस नहीं कर सकते क्या ऐसे डिफरेंशिएट? पता नहीं, आई डोंट नो। सर और ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्टली मतलब प्रोपोर्शनल नहीं, टू दूसरी टेम्परेचर है ना। नहीं, नहीं, दूसरी चीज वो है कि हम ऐसे सोच सकते हैं कि यार, उससे जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो वॉल्यूम जीरो आया था ना, यस बट सर। प्रेशर प्रेशर तो जीरो हो ही नहीं रहा। तो यस सर। प्रेशर जीरो नहीं हो रहा तो वॉल्यूम भी जीरो कैसे होगा? वॉल्यूम भी जीरो नहीं हो सकता सर। हाँ, तो वो चीज हम कर सकते हैं कि उस वाले पार्ट में अगर जस्ट हम देखें, हमें तो 1 एंड 10 एटीएम के बीच में देखना है ना, प्रेशर यस। जब 1 एंड यस। 10 एटीएम के बीच में हो, यस सर। तो वॉल्यूम जीरो उस रेंज में हो ही नहीं रहा है ना। यस सर। तो इसलिए वो डिफरेंशिएट करने वाला, और मतलब एक तरह से अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे सोच सकते हैं सोचने को। यस सर। ठीक है। ओके सर। चलो आगे चलते हैं। Now question number 9 is the barometer does not read correctly because of the presence of small amount of air trapped above the mercury column. I think this question is of DPP. DPP का क्वेश्चन है क्या? कराया है शायद DPP में, नहीं? ये क्वेश्चन DPP में कराया है क्या? नहीं कराया, ठीक है। सो क्या है, एक मिनट। बैरोमीटर डज नॉट रीड correctly because of the presence of a small amount of air trapped above the mercury column. Air trapped above the mercury column at a pressure of 755 mm Hg. The barometer reads 748 mm of Hg, and at 740 mm of Hg it reads 736 mm of Hg.
what is the actual pressure if the barometer reads 750 mm of Hg? तो एक मिनट फिर से. A barometer does not read correctly because of the presence of a small amount of air trapped above the mercury column at a pressure, हमें नहीं पता कि कितना ट्रैप है, at a pressure of 755 mm Hg. जब एक्चुअल प्रेशर कितना था 755 mm था, तो उसने 748 ही रीड किया. और जब 740 mm था तो 736 mm रीड किया. सेवन 55 एक्चुअल वाला था, तो रीड किया इसने 748 mm. सॉरी, इट वाज mm. एंड 740 mm था, तो रीड किया 736. अब हमें बताना है कि व्हाट वुड बी द एक्चुअल प्रेशर इफ द बैरोमीटर रीड्स 750. अगर वो 750 mm रीड कर रहा है तो एक्चुअल प्रेशर क्या है, ठीक है, ये बताना है. तो देखो कैसे करें, तो इसके लिए हम ऐसे डायग्राम बना देते हैं कुछ. मतलब हमारे पास ऐसा है, ठीक है, ये अपने पास ऐसा है. तो यहां पर ऊपर क्या है, एयर ट्रैप्ड है. ओके, ऊपर वाले पार्ट में क्या है, इस वाले पार्ट में अपने पास कुछ एयर जो है एक तरह से ट्रैप्ड है. एंड यहां पर 755 है. तो रीड किया 748, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये हो गया 748 हो गया. ठीक है, यहां पर प्रेशर जो है 748 है और इस वाली जगह पर प्रेशर कितना है, डिफरेंस कितना था, 7 था ना, डिफरेंस कितना था, 7 था. मतलब ये बेसिकली मर्क्यूरी वाला पार्ट कितना है, 748 है. एक मिनट अलग से बना लेते हैं इसको, रुको. तो ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. तो मर्क्यूरी जो है वो एक्चुअल में क्या है, मर्क्यूरी के ऊपर एयर ट्रैप्ड है ना, मर्क्यूरी वाला कॉलम जो है उसके ऊपर क्या है, एयर ट्रैप्ड है. अब एयर कितने पार्ट में ट्रैप्ड है, तो
मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है, इसकी वजह से जो प्रेशर है, यहाँ पर जो प्रेशर होगा, ठीक है, ये वाला मर्क्यूरी वाला पार्ट है। एक्चुअल में अपने पास मतलब रीड जो हुआ वो क्या था, 748 था। ओके, और रीड कौन सा कर रहा है, रीड मर्क्यूरी वाला पार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये 748 है। इतने पार्ट में अपने पास क्या मर्क्यूरी है, दिस पार्ट है मर्क्यूरी। तो बट यहां पर जो प्रेशर है वो कितना आया, इस जगह पर जो प्रेशर है वो कितना आ रहा है, इट इज 755। ओके, तो 755 प्रेशर आ रहा है, मतलब इधर जो प्रेशर है, वो कितना होगा, इधर प्रेशर होगा 7, इधर प्रेशर कितना होगा, 7 होगा। दैट्स वाई ऐड करके क्या है, ये आ रहा है। एंड मान लो ये जो लेंथ है, ये लेंथ को हम ले लेते हैं ए, ये लेंथ को क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ओके, फिर ये तो फर्स्ट वाला पार्ट है। नाउ सेकंड वाले पार्ट में क्या हुआ है, सेकंड वाले पार्ट में 740 एक्चुअल था, एक्चुअल कितना था, 740 था, और रीड कर रहा है 736। ओके, तो उसमें भी ऐसा ही आ गया। लेकिन देखो क्या है, ये लेंथ हमने कितना लिया, ए लिया, ये लेंथ कितना लिया, ए लिया, एंड ये लेंथ कितना है, 748 है ना। तो टोटल लेंथ कितना हुआ, 748 प्लस ए हुआ कि नहीं हुआ, टोटल लेंथ कितना होगा, 748 प्लस ए, है ना। अब ये वाला जो है, अभी देखो मर्क्यूरी ने कितना रीड किया, सेकंड वाले पार्ट में कितना रीड हुआ बताओ, 736 ही रीड हो रहा है ना। ओके, बट जो अपने पास लेंथ था वो पूरे ट्यूब का, वो लेंथ कितना है, लेंथ है 748 प्लस ए। तो उसमें से देखो, अच्छा यहां पर प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर मतलब कितना है, एक्चुअल प्रेशर इज 740। तो एक्चुअल में प्रेशर जो है 740 है, उसमें से इतने पार्ट में जो है ये हो गया 736 mm। ओके, ये रीड करने वाला है। अच्छा, मर्क्यूरी कॉलम अभी 736 का है, तो ये वाला पार्ट का लेंथ क्या होगा, कोई बता सकता है क्या। टोटल लेंथ तो अपने पास ये ट्यूब का चेंज हुआ नहीं, टोटल लेंथ तो उतना ही रहा ना। तो टोटल लेंथ कितना था, ये था 748 प्लस ए, टोटल लेंथ कितना था, 748 प्लस ए था ना, ये 748 है एंड ये ए है, तो 748 प्लस ए है। ओके, सो ए प्लस 748 इज इक्वल टू, मान लो ये लेंथ x है, ये लेंथ क्या है x, तो इट शुड बी इक्वल टू x प्लस 736। तो a की सॉरी x की वैल्यू क्या आई, x आ गया a प्लस 12। ओके, सो x की वैल्यू आ गई a प्लस 12। अच्छा, व्हाट इज प्रेशर, तो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है, ऑब्वियसली 740 जो है वो प्रेशर क्या है, एक्चुअल वाला प्रेशर है, और रीड किया 736, मतलब यहां पर प्रेशर कितना हुआ, यहां पर प्रेशर 4 हुआ। ओके, अब यहां पर हम क्या लगा देंगे, इस वाले एयर वाले पार्ट पर हम क्या लगाएंगे, P1L1 equal to P2L2. So what is P1? P1 is 7. What is L1? Obviously P1 L1 is equal to P2 L2. So what is P1? Pressure is 7. What is L1? L1 is A. What is P2? P2 is 4. What is length? A plus 12. So यहां से कितना आ रहा है, तो 7A is equal to 4A plus 48. So 3A is equal to 48. तो A की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। ओके, मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें कितना लेंथ अपने पास था एयर कॉलम का, 16 था। ओके, अच्छा अब हमें क्या निकालना, अभी हमें निकालना है कौन सा केस, ये वाला केस का निकालना है अभी हमें, जब
रीड कर रहा है 750, तो एक्चुअल वाला क्या होगा? ओके, रीड कितना किया? 750 किया, तो एक्चुअल वाला क्या होगा हमें ये निकालना है। तो अभी थर्ड केस आ गया। ठीक है, रीड कितना कर रहा है? रीड कर रहा है 750। ओके, मतलब मर्क्यूरी जितने पार्ट में मर्क्यूरी है वो 750 का है। सो ये अपने पास हो गया, ये वाला पार्ट हो गया 750। अगर अभी प्रेशर इधर मान लो P है, इधर प्रेशर मान लो क्या है? P है, तो इधर प्रेशर क्या होगा? इधर प्रेशर होगा P प्लस 750, तो दिस इज एक्चुअल प्रेशर। ठीक है, एक्चुअल प्रेशर क्या हो गया? P एक्चुअल इज P प्लस 750। ओके, सो अच्छा, अभी लेंथ क्या है भाई? इस लेंथ को हम y मान लेते हैं, इस लेंथ को क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि टोटल लेंथ तो चेंज नहीं हुई। टोटल लेंथ तो हमारे पास कितनी थी? टोटल लेंथ इज 748 प्लस ए, है ना? टोटल लेंथ क्या है? 748 प्लस ए है, तो इट शुड बी इक्वल टू 750 प्लस y। तो यहां से y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू आ गई a-2, एंड a कितना आया था? a आया था 16, तो 16 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या हो गई? y की वैल्यू हो गई 14। ओके, बस अभी उस पर क्या लगा देंगे? उस पर लगा देंगे P1L1 इक्वल टू P2L2। सो P1L1 इज इक्वल टू P2L2। इनिशियली कितना था? इनिशियल प्रेशर था इसका, कितना था? 7 था, है ना? सो इनिशियल प्रेशर वाज 7 एंड इनिशियल लेंथ वाज a। सो 7 इंटू a की वैल्यू 16 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू P2। P2 अभी P ले लिया इंटू L2, L2 इज 14। सो व्हाट इज प्रेशर? कितना आया? 8 आ गया। ओके, तो P की वैल्यू आ गई 8, तो एक्चुअल प्रेशर कितना हो गया? एक्चुअल प्रेशर क्या हो गया? 8 प्लस 750, दैट इज 758। क्लियर है क्या? चेक करो आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन और करा देते, एटलीस्ट अपने पास कितने क्वेश्चन हो जाएं? 10 क्वेश्चन तो हो जाएं। ठीक है, चलें आगे। सो ये हो गया, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ज्यादा लेंदी तो नहीं है, लेंदी लग रहा है यार। 100 feet long classroom maintained sitting rows after every 10 feet and has doors on both front and back side, and two gas laughing gas cylinder and a methane tear gas cylinder were opened simultaneously at the front and the back door। तो एक मिनट पहले देख लेते हैं। अच्छा, विजय शेष सर ने कराया है क्लास में? कराया क्या वाला क्वेश्चन? कराया, फिर चलो एंड करें फिर, अगर कराया है तो। आकांक्ष बोल रहा है ये क्वेश्चन कराया है सर विजय शेष सर ने। ठीक है, तो फिर एंड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम फिर बचे 10 क्वेश्चन ले लेते हैं। एंड करें क्या? पक्का कराया ना ये क्वेश्चन?
हाँ नोट्स में, ठीक है फिर एंड करते। ठीक है, तो चलो मैं रिकॉर्डिंग वगैरह सेंड कर दूंगा। क्वेश्चंस लेंथी थे इसलिए ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगा। तो एक्सपर्टाइज का देखो ऐसा ही है, क्वेश्चंस जनरली काफी लेंथी होते हैं, तो इसलिए जब अपना पूरा बुकलेट हो जाता है उसके बाद एक्सपर्टाइज किया करो। ठीक है, अदरवाइज इसी में तुम्हारा काफी टाइम भी चला जाएगा सॉल्व करने में। ओके, सो पूरा जब बुकलेट सॉल्व हो जाता है उसके बाद एक्सपर्टाइज करना चाहिए। तो चलो लेक्चर एंड करते हैं, एंड रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे हम।